पहले मुझे बोला गया कि इकोनॉमिक्स बच्चों को बहुत बोर करता है। सही है? आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है कभी? 11 12 ग्रेजुएशन कभी भी? अच्छा 9th में पढ़ा है। तो मतलब इकोनॉमिक्स कैसे किसी को बोर, पैसा किसी को बोर किया आज तक? मतलब आपको अगर 1 करोड़ रुपए दे दिया जो आप कहेंगे ओ माय गॉड 1 करोड़ रुपए बहुत बोरिंग है। तो अगर पैसा बोर नहीं करता तो पैसे की पढ़ाई कैसे आपको बोर कर सकती है? आएगा, पढ़ेंगे इसके बारे में तो आएगा पैसा। तो सेम चीज हमारा इकोनॉमिक्स भी है। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करता है। कोई भी ऐसा चीज जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने आ रही हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप पढ़ने आ रहे हैं, पैसा दे के आ रहे हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या नहीं है? कुछ सोचिए ऐसा जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, पर बार्टर सिस्टम में भी वैल्यू है चीज़ों की। अगर उस वक्त मनी होता और उसको हम एक्सचेंज करते तो मनी आता ना वहाँ पे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ इन्वॉल्व नहीं होती है जहाँ काइंडनेस होता है। जैसे कि हमारी माँ पैसे तो नहीं लेती आपको पालने के, लेती है? नहीं लेती है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स भी आपको बोर नहीं करना चाहिए। और इकोनॉमिक्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है अपने अगल बगल देखिए, बुक्स उठाइएगा, पढ़िएगा, बोर हो जाइएगा, डेफिनेशन देखिएगा, बंद कर दीजिएगा। अपने अगल बगल देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, उससे आपको पता चलेगा इकोनॉमिक्स है क्या। तो वही आज एक टर्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इन्फ्लेशन। ठीक है? आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी है? राजू की माँ सबको याद होगी। पनीर तो बेटा इतनी इतनी थैलियों में मिलेंगे बोला था। तो उन्होंने किस बारे में बात की थी? महंगाई के बारे में। तो अगर लेमैन के लैंग्वेज में हम बात करें तो क्या होता है? इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज है उसके प्राइसेस में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? इन्फ्लेशन बोलेंगे। लेकिन सारे गुड्स के प्राइसेस में इंक्रीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक गुड्स है जिसके प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो हम कह देंगे कि ये इन्फ्लेशन है। अभी गर्मी आएंगी, नींबू के भाव बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ना? आपको पता है नींबू फिर 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो मिलेंगे, उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे? बोलिए। जब तक सारे गुड्स एंड सर्विसेज में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जनरल प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगे उसको हम लोग इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या कि हिंदी में इसको बोलते हैं किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में समान वृद्धि को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग? लिखिए। या मैं यहाँ पे लिख लूँ, आप लोग उसको उतारेंगे? अच्छा ठीक। मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो काइंडली कोऑपरेट। ये गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है? हिंदी में भी मुद्रा
ये कैसे जूम आउट, अभी दिख रहा है? ये सर जूम इन कैसे होगा? आप कर देंगे कोई आके? हो गया? लिख लिया आपने? तो सबको समझ में आ गया इन्फ्लेशन क्या होता है? सर ये क्या करने बोले आप, ये कर दीजिए तो उसको थोड़ा सा जूम इन कर दीजिए, इधर कर दीजिए, वो जूम आउट हो चुका है। इसी पेज को आप जूम इन कर दीजिए। अच्छा ठीक है। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिक मैथ्स सबको आता होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन को अगर आप देखेंगे कि पिछले साल अगर किसी वस्तु की कीमत अगर मान लीजिए 5500 रुपीज़ है, इसका अगर हम फॉर्मूला लिखने के लिए जाएंगे, फॉर्मूला थोड़ा आपको जो सर बोलते बोर कर सकता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है कि अगर कोई भी आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने देता है, तो अगर मान लीजिए कि अभी 2024 का आपको कोई देता है लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए, कोई वस्तु है जिसका जो दाम है, जिसका जो मूल्य था, मान लीजिए कि वो 2023 में 5000 था, अभी उसका दाम है 5500 रुपये, तो उसका रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या हुआ? तो इसको निकालने का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे, जैसे कि 5500 हमको निकालना क्या है, ईयर एक्स का, यानी करंट ईयर का। 2000 अभी 25 लिए नहीं है क्योंकि 25 अभी पूरा हुआ नहीं है, तो 2024 की हम बात करेंगे। तो 2024 में अगर किसी वस्तु का दाम हो गया है 5500 रुपये, यहाँ लिख रहे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? 5500, लेकिन 2023 में उस वस्तु का क्या दाम था? 5000 रुपये, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5000। उससे एक साल पहले x माइनस का 1 का मतलब ही हुआ, अच्छा ये अच्छे से नहीं लिखा है मैंने, x माइनस 1, ठीक है, वो क्या हुआ? 5000। और नीचे में फिर क्या आएगा आपका? बेस प्राइस जिसको बोलते हैं, x माइनस 1 यानी बेस प्राइस। यहाँ पे क्या आएगा आपका? 5000 इंटू यहाँ पे हम क्या करेंगे? 100 करेंगे। ये कितना हुआ? बोलिए, ये कितना हुआ? 500। नीचे क्या आया? 5000। यहाँ क्या आया? 100। इससे इसको काटे, इससे इसको काटे, यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है? 10%। इन्फ्लेशन में ऐसा ताकत होता है कि बड़ी से बड़ी सत्ता को पलट कर देती है। आप लोगों को याद होगा स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर उठा के बाहर प्रोटेस्ट किया करती थी। उनका मेन मुद्दा बीजेपी का क्या होता था कि इन्फ्लेशन है। कांग्रेस का मेन मुद्दा क्या है? इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन एक कॉमन एनिमी है जो हर पार्टीज का होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन देती हूँ, ये आपने सॉल्व कर दिया। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन लिखिए, अच्छा ये पहले उतार लीजिए फिर क्वेश्चन लिखिए। इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम, कुछ ऐसा जो आप लोगों को नहीं समझ में आया हो? क्योंकि बेसिक सी चीजें हैं पर जाननी बहुत जरूरी है। प्राइस लेवल इन ईयर एक्स, एक्स मतलब हमारा करंट का ईयर हुआ।
मैंने क्या बोला, 2024 में हमारा दाम क्या है 5,500 रुपये, लेकिन 2023 x-1 यानी उससे एक साल पहले, हाँ प्रीवियस ईयर, x से एक साल पहले वो कितना था 5,000। फिर नीचे क्या है, प्राइस लेवल इन ईयर x-1 यानी वो भी प्रीवियस ईयर, जिसको बेस ईयर बोलते हैं, क्योंकि कंपेयर तो हम इसी ईयर से करेंगे ना, समझ में आया। इंटू 100 करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकलेगा। अभी मैं आप लोग को सवाल दे रही हूँ, आप लोग बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपके दिमाग में। लिख लिया? ठीक है, अब सवाल लिखिए। अगर किसी गुड का प्राइस, जो नॉर्मल इन लेमैन लैंग्वेज में आप लोगों से पूछ रही हूँ, अगर किसी गुड यानी कमोडिटी का प्राइस 2022 में 2400 रुपये है, ठीक है, सवाल लिखिए, और 2021 में उसका दाम 2000 रुपये था, तो 2022 में उसका रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या हुआ, कैलकुलेट करके बताइए। 2022 में अगर किसी कमोडिटी का दाम 2400 रुपये था और 2021 में उसका दाम था 2200 रुपये, तो 2022 में रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट करके बताइए। आप बाकी लोग भी निकालिए आप लोग भी। निकल गया? समझ में आ गया, क्लियर हो गया दिमाग में रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालना कैसे है? ठीक है, सबने निकाल लिया? आपको पता चला कैसे निकालना है? आपको फॉर्मूले में पुट करना है। x-1 यानी 2021 हुआ, मैंने पूछा किस ईयर का है, 2022 का, तो x-1 यानी 2021 को हम नीचे रखेंगे और 2021 के प्राइस को यहाँ रखेंगे और करंट प्राइस को यहाँ रखेंगे, इंटू 100 करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकल जाएगा। ठीक है सर, न्यू पेज कैसे आएगा? ये अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। आंसर बताइए आप लोग, सबका आया 20%? तो 20% इन्फ्लेशन सही है? इकोनॉमी के लिए 20% इन्फ्लेशन सही है कि नहीं है, ये बताइए। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का अगर प्राइस 20% के दर से बढ़ रहा है तो आप समझिए वो 2200 है, फिर वो 2400 होगा, फिर 2400 का आपको 20% निकाल के बताना होगा, तो वो इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो इकोनॉमी के लिए फिर क्या सही होता है इन्फ्लेशन रेट? कोई प्रॉब्लम आप लोगों को कैलकुलेशन पे कुछ भी? तो फोकस करिए यहाँ पे। मेनली अभी हम इस 3 इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? सरकना। जब इन्फ्लेशन, अब क्रीपिंग को हिंदी में बोलना होगा सरकने वाली इन्फ्लेशन। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक्स के ऐसे टर्म्स होते हैं जो इंग्लिश में ही यूज होते हैं, ठीक है, उसकी हिंदी में मैं आपको उसका मतलब बता दूंगी, उसका अर्थ बता दूंगी, पर वो यूज होते हैं इंग्लिश में ही। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, ऐसा इन्फ्लेशन जो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा हो, 2%, 3% ओवर द ईयर, उसका जो परसेंटेज है वो काफी कम है। क्रीपिंग का मतलब ही होता है सरकना, रेंगते हुए वो बढ़ रहा। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, ये बताता है कि हाँ लोग डिमांड कर रहे हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं, आपके इकोनॉमी में पैसा है तभी आप वस्तुओं के बारे में पूछ रहे हैं, तभी आप वस्तुओं का डिमांड कर रहे हैं, तभी थोड़ा बहुत वस्तुओं का जो दाम है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा होता है, ये बताता है कि इकोनॉमी हेल्दी है।
फॉर एग्जाम्पल कि अभी हमला हुआ जम्मू कश्मीर में, अभी क्या वहाँ की इकोनॉमी हेल्दी रहेगी? सप्लाई तो बहुत होगा पर डिमांड होगा? कोई वहाँ जाएगा नहीं, कोई वहाँ डिमांड नहीं करेगा, तो क्या इकोनॉमी हेल्दी होगी? तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो 0 से 4 के बीच में होती है वो ये बताती है कि इट्स गुड फॉर द इकोनॉमी, लोग डिमांड कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा है, ठीक है। तो ये हमारा आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन के अंदर। अब इसके बाद हमारा आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये रेट जो होता है वो कहीं 50%, कहीं 100%, कहीं 200% भी होता है, ये देखने के बारे में। तो इसको गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। काफ़ी डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। मतलब ऐसा होता है कि आपके पास पैसे तो भरपूर होंगे पर सामान नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम मनी नहीं है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स हैं, प्रॉब्लम रिसोर्सेज हैं। अगर आज आपके पास 1000 रुपये भी है और आपको खरीदने के लिए मार्केट में चीज़ें नहीं है, उनका प्रोडक्शन नहीं है, तो कोई फ़ायदा है उस पैसे का? इन्फ्लेशन क्या करती है? इन्फ्लेशन आपका परचेजिंग पावर को कम कर देती है। अगर मैं आपसे पूछूं मनी क्या है, आप लोग एस्पिरेंट है यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस के, मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज मनी, आप मुझे कोई भी डेफिनेशन बताइए। ठीक है, उसको वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला, तो ये तो मान लीजिए कोई भी बच्चा बता देगा, ठीक है। अगर आप क्लास 8 के बच्चे को बताएं, अब मैं आपको उठाऊं, उनके और आपके डेफिनेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? आप एक एस्पिरेंट है, समझ में आया? तो प्रोफेसर वॉकर ने एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया था, मनी इज व्हाट मनी डज। इसको राइट डाउन करिए। मनी इज व्हाट मनी डज, ये किसने बताया? बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, प्रोफेसर वॉकर। मुद्रा वो है जो मुद्रा काम करता है, मुद्रा जो करता है वही मुद्रा है। मुद्रा क्या करता है? 3 चीज करता है मुद्रा, ठीक है। मनी 3 चीजें करती है। पहला उनका होता है ट्रांजैक्शन पर्पस, ये 3 पर्पस होता है अगर मनी का। अगर कोई आपसे पूछे मनी क्या होता है तो आप सिर्फ ये मत बोलिएगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई नहीं मानेगा कि आप एस्पिरेंट हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज मनी तो आप बोलेंगे मनी इज व्हाट मनी डज। और मनी क्या करता है? मनी ये 3 चीज काम करता है। पहला ट्रांजैक्शन चीज, जो आपने बोला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप कोई चीज लेके जाते हैं उससे खरीदते हैं। दूसरा स्पेक्यूलेटिव, मनी का आप इन्वेस्टमेंट में भी यूज करते हैं। मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, किसी चीज को खरीदने बेचने से लेके उसका जो आप इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं, जो बुल्स मार्केट होता है, शेयर मार्केट होता है, उसको भी बोलते हैं। और प्रिकॉशनरी, कि मतलब जो भी अनफोर्सीन चेंजेस होता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, तो उस प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, मतलब अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मरी जाए, तो उसके लिए भी आप पैसे सेव करके रखेंगे, है ना। या फिर आप क्या उसको बोलते हैं, जो इंश्योरेंस करा के रखेंगे, तो वो भी एक तरीके का कहीं ना कहीं प्रिकॉशनरी मोटिव में आ गया। तो कभी भी कोई आपसे पूछे मनी क्या है तो मत बोलिएगा सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एटलीस्ट आप मत बोलिएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या करता है? इन्फ्लेशन आपके मनी के परचेजिंग पावर को कम कर देता है, आपके मनी के वैल्यू को कम कर देता है। आज के डेट में आपके पास 20 रुपए हो, आप लोगों ने सुना होगा दादा दादी को बोलते हुए 20 रुपए में हमारे यहाँ शादी हो जाती थी। अब होगी? अब होगी? अब तो डेट पे भी नहीं ले जाएंगे, चाय भी नहीं आएगी, चाय तो छोड़िए फोन पे बात भी नहीं हो पाएगी 20 रुपए में। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन आपके पैसे के वैल्यू को कम कर देता है। तो आपसे अगर आपसे कोई पूछे इन्फ्लेशन करता क्या है, तो इन्फ्लेशन मनी के परचेजिंग पावर को कम कर देता है, मनी के वैल्यू को कम कर देता है, वो महज एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाता है, ठीक है। तो ये चीज हुआ था हाइपर इन्फ्लेशन के टाइम पे। 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी जिम्बाब्वे में। 2019 में आप लोगों ने वेनेजुएला में भी सुना होगा। न्यूज़पेपर हमेशा पढ़िए, मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी, अगर इकोनॉमिक्स समझना है न्यूज़पेपर पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और सेम चीज होता है जर्मनी में वर्ल्ड वार में, आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग बैग लेके जाते थे एक पीस ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए, है क्यों? क्योंकि मनी का परचेजिंग पावर खत्म होगा, मनी की वैल्यू खत्म हो गई। मैं आपको बताती हूँ 2008 में जिम्बाब्वे में क्या हुआ था कि उन्होंने
मिलियन डॉलर का नोट तक छापा था, क्योंकि 1 मिलियन डॉलर का उन्होंने नोट तक छापा था। क्योंकि एक पीस ऑफ ब्रेड जो आज आप खरीद रहे 50 रुपए में, कल आपको वो 1500 में मिल रहा है, परसों आपको मतलब लाखों तक का दाम था। ठीक है, तो मतलब एक पीस ऑफ ब्रेड जो आप 50 रुपए में खरीद रहे, कल उसका एक स्लाइस भी आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया? हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन ये होता है जब आपका परसेंटेज मिलियंस पे इंक्रीज करता है। आप लोगों को लगा ये फेक चीजें, नहीं, ये वेनेजुएला में हुआ है, ये जर्मनी में हुआ है, ये आपका जिम्बाब्वे में हुआ है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट पैसा आपके पास ज्यादा हो जाता है, आप लोगों ने सोचा होगा या बचपन में अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट होगा, आप लोगों ने सोचा होगा अगर पैसा कम है तो गवर्नमेंट पैसा क्यों नहीं प्रोड्यूस कर देती है, क्यों नहीं छाप देती है। ठीक है, हमारे जेब में भी लाखों घूमेंगे, पर क्या प्रोडक्ट्स होंगे? मेरे पास भी लाख है, आपके पास भी 10 लाख है, नॉर्मल ब्रेड खरीदने के लिए जा रहे हैं, पता चला ब्रेड का दाम 20 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये सिचुएशन होता है हाइपर इन्फ्लेशन का केसेस। ये हुआ है जिम्बाब्वे में, ये हुआ है वेनेजुएला में। वेनेजुएला में क्या हुआ था जानना है आप लोगों को? आखिर क्यों? क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। वेनेजुएला ऑयल रिजर्व है, इतनी अच्छी इकोनॉमी है, उन्होंने क्या किया, अपने सोशल स्कीम्स पे, सोसाइटी के भले के लिए उन्होंने बहुत खर्च किया, लोगों को पैसे दिए, जिसको कहते हैं पैसे दिए, या फूड का एक कार्ड आता है वो उनको देना शुरू किया, तो सबके पास पैसा है। ठीक है, सब्सिडीज देना शुरू किए, सब्सिडीज देना शुरू किए तो प्राइवेट फर्म्स को नुकसान होने लगा। वो बोले कि हम क्यों कोई चीज फ्री में बांटेंगे, तो वो धीरे धीरे बंद होने लगे। उन्होंने लोन लेना शुरू किया चाइना से, रशिया से, और चाइना कोई भी चीज फ्री में नहीं देती है, तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा था। ऐसा करते करते सिचुएशन इतना ज्यादा खराब हो गया कि यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन का केसेस जो आ गया। तो अगर कोई पूछे इन्फ्लेशन में मनी का क्या होता है, तो इन्फ्लेशन में आपके मनी का परचेजिंग पावर खत्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है। और ये सारी चीजें मैं कल आप लोगों से पूछूंगी, अभी आप लोग इसको लाइटली ले लीजिए, पर कल मैं आप सबसे ये सारे सवाल पूछूंगी और डेफिनेशन लिखना है इसका। और इन दोनों के बीच में देखिए, ये मैंने बोला क्या, 0 to 4%, तो ये गैलोपिंग, और इसके बीच में क्या होगा, इसको बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। नॉर्मल सी चीजें हैं, आप लोगों को रोजमर्रा की जीवन से सीखनी चाहिए। क्रीपिंग का मतलब हो गया रेंगना, वॉकिंग का मतलब हो गया चलना, धीरे धीरे बढ़ना, गैलोपिंग का मतलब होता है उछलना। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा तेजी से इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन तो हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, गवर्नमेंट भी इस पे कुछ नहीं कर पाती है। ठीक है, डेफिनेशन लिखना है या आगे बढ़े? चलिए तो लिखिए, मुझे अभी वो पीपीटी मिला नहीं है, तो मेरा जो इन्फ्लेशन, हाँ अच्छा, ऐसे कौन सा शब्द है जो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में बोला है सिवाय इस टर्म के? अभी तो मैंने बस टर्म्स लिखा है, अभी आप लोगों को धीरे धीरे हिंदी में भी नोट्स मिलेंगे, अभी टर्म्स है। ठीक है, तो चलिए हिंदी में लिखिए, चलिए हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखिए। ये हुई सरकती हुई मुद्रास्फीति, हिंदी में लिखिए। हाइपर को मोर देन 100%, मोर देन 100%, और वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। ठीक है, लिखिए हिंदी में इसको बोलते हैं सरकती हुई, इसको बोलते हैं चलती हुई इन्फ्लेशन। ये जाते जाते इधर जाएगी अभी। ठीक है, तो ऐसा हाँ, कल सवाल पूछूंगी, फिर पूछूंगी, इतनी खुशी। हो गया, लिख लिया। और अगर
लिखिए। प्रिकॉशनरी है, स्पेक्यूलेटिव, स्पेक्यूलेटिव। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, अगर आप उसको हिंदी में ढूंढेंगे हिंदी के किताबों में भी वो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, तो बेहतर है कि एटलीस्ट आप इंग्लिश में जानिए उस चीज़ों को। हो गया? लिख लिया हिंदी? आप लोगों ने लिखा हिंदी में? चीज़ें समझ में आई? कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया, कंफ्यूजिंग है? ठीक है, तो चलिए अब डेफिनेशन लिखिए। पहले हिंदी में लिखेंगे कि पहले इंग्लिश में लिखेंगे? पहले हिंदी में लिखेंगे, तो लिखिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन का डेफिनेशन। लिख रहा है? या मध्यम या, प्लीज हाँ हल्ला मत करिए, आप पढ़िए ना, आपको जो पता है उसको रिवाइज करिए। यह मध्यम या हल्की मुद्रास्फीति का दूसरा नाम है। हल्की या मध्यम मुद्रास्फीति का दूसरा नाम है जब वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों में जब वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों में 0 से 4% की प्रतिशत की वृद्धि हो, उसे जो भी है रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? रिपीट करें। वृद्धि हो कीमतों में तो उसे रेंगती हुई इन्फ्लेशन कहते हैं। और रेंगती हुई इन्फ्लेशन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये भी आप लोग जान लीजिए, आप ही के लिए जरूरी है। हाँ, तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। हो गया? चलिए इंग्लिश वाले लिखिए। ये आपके बुक है, ये आपके बुक से ही मैं डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, कहीं और से नहीं लिखवा रही हूँ। When a general, लिखिए, when a rise in general price level is between 0 to 4%, कहीं ये 3 भी होगा कहीं ये 4 भी होगा, तो इस पे इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? 0 to 4%, it is called as creeping inflation. When a, क्या बोला मैंने अभी तक? Level is between 0 to 4% a year. It is called as creeping inflation.
हो गया? नहीं हुआ? हो गया? नहीं हुआ तो फिर से बोलूं, क्या बोला था अभी तक? A general rise in price level is between 0 to 4% is called as creeping inflation in a year. अब जो डेफिनेशन इसका दिया है, सेम डेफिनेशन को आप लोग वॉकिंग डिस्टेंस में भी कर सकते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन में भी 0 to 3%। कोई भी ऐसा गुड उठाइए जिसका 3% से आपका प्रोडक्ट का प्राइस राइज हो रहा है। अगर कोई चीज़ आज 100 रुपए है और अगले साल वो 103 रुपए हो जाती है, तो या उन्हीं वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन के रेट से बढ़ी है, क्योंकि कितना इंक्रीज हुआ है? 3% इंक्रीज हुआ। समझ में आया? अब कोई इन्होंने क्रीपिंग इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल पूछा, कोई बता सकता? नहीं, वो तो प्रोडक्ट्स की बातें अलग है। जब इन्फ्लेशन होती है तो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ता ना, सब चीज़ों का बढ़ता है। अभी मैंने क्या बोला, किसी एक गुड्स के प्राइस के इंक्रीज को हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस, और सर्विसेज भी, ठीक है। पेट्रोल भी आता है, पर पेट्रोल जो होता है उसके बारे में मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है, उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी। इन सब चीज़ों के बारे में आप बस सामने एक परसेंटेज लिख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को नोट्स मिलेगा, डेफिनेशन उसमें होंगे, ठीक है। आप एक परसेंटेज लिखिए। गैलोपिंग जो है इन्फ्लेशन, सर पर डॉट दी के आ गया, 0 to 50%, कहीं कहीं ये 100% भी दिया रहता, ठीक है। 0 to लिख लिया? क्या एग्जाम्पल से समझे? गैलोपिंग, इसका इन्फ्लेशन का तो एग्जाम्पल मैंने आपको कंट्री का समझाया, ठीक है। अगर आप क्रीपिंग इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको मैथमेटिकली समझाऊंगी, ठीक है। कोई गुड है, अगर उसका आज प्राइस 100% है, ठीक है, और अगले साल उसका दाम अगर 103 रुपए हो गया, तो कितना परसेंटेज से बढ़ा? 3% से। तो किसके अंतर्गत आया? क्रीपिंग इन्फ्लेशन के अंदर। तो ये हो गया आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर आप अभी का इंडियन इकोनॉमी का डेटा उठाए तो लास्ट मार्च में हमारा 3.2 के लगभग इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन गया था, किसके अंतर्गत आया? और क्रीपिंग इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। डेंजर कहाँ से शुरू होता है? वॉकिंग के बाद से। इवन वॉकिंग भी डेंजर है, वॉकिंग भी आपको बता रहा है कि आप ध्यान दीजिए। आरबीआई ने क्या लिमिट सेट करके रखा है? 4 to 6%। आरबीआई ने इन्फ्लेशन गुड है कि बैड है, अगर आपको जानना है एक परसेंटेज कि कितना गुड है या कितना बैड है, तो आरबीआई ने ऑलरेडी सेट करके रखा है 4% ±2%, यानी अगर 2 भी है तो भी ठीक है, 6 है तो भी ठीक है, उसके बाद डेंजरस है, और 2 से कम है तो मतलब इकोनॉमी में स्लो डाउन है। समझ? स्लो डाउन का मतलब इकोनॉमी धीमी चल रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, किस चीज़ का एग्जांपल दिया था? कश्मीर के पहलगाम का, ठीक है। लोग जाएंगे नहीं, डिमांड होगा नहीं, तो क्या होगी? वहाँ की इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। तो आप लोग ये खुद से लिख सकते हैं, 0 to 50% या 0 से 50% के बीच में जो मुद्रास्फीति होती है उसे हम लोग ये इन्फ्लेशन कहते हैं। सेम आप हाइपर इन्फ्लेशन के साथ रखेंगे, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। इसमें मैंने कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया था बताइए आप लोग, सुना है ना आप लोगों ने? और एक जर्मनी का भी एग्जाम्पल दिया था, जो कि वर्ल्ड वॉर। श्रीलंका में आपका स्लो डाउन आया था, ठीक है। समझिए, स्लो डाउन और इन्फ्लेशन में डिफरेंस है, ठीक है। वो आपका डिप्रेशन की तरफ वो आपको लेके जाएगा, वो आपको इन्फ्लेशन की तरफ नहीं लेके जाएगा। आगे बताऊंगी। ये हुआ, हाँ वही तो कह रही हूं, पाकिस्तान में भी स्लो चल रहा है, ये हुआ। इसलिए कह रही हूं, अगर इकोनॉमिक्स समझना है तो न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक्स में डेफिनेशन पढ़ेंगे। जैसे कि अभी आप बोर हो गए कि मैम आप बोलते जा रही है। एग्जाम्पल से अगर आप नहीं समझेंगे आपको नहीं समझ में आएगी इकोनॉमिक्स। आप न्यूज़पेपर पढ़िए। पाकिस्तान में इंडिया रशिया के वॉर के, रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से क्या हुआ वो सब पढ़िए। इसका इकोनॉमी, दुनिया में कोई भी चीज़ होती है वो इकोनॉमी से ही रिलेटेड होती है, ठीक है। अगर अंग्रेजों ने हमारे यहाँ आक्रमण किया तो क्यों किया? दर्शन करने के लिए?
लूट के क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाएंगे। मुगल्स अगर आए यहाँ पे या कोई भी देश किसी पे अटैक करता है, किस लिए करता है? दर्शन के लिए नहीं करता है, इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो मेन पर्पस किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चीज का इकोनॉमिक्स ही है, पैसा ही है। और ये समझना है तो न्यूज़पेपर पढ़िए, मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ। अभी इन्होंने बहुत सही क्वेश्चन किया। आपका नाम क्या होगा? शोभित। हाँ, इन्होंने बहुत सही क्वेश्चन किया, मैम पेट्रोल आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, पेट्रोल है, क्योंकि पेट्रोल ऐसी चीजें है ना जो आपके प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई पे डिपेंड नहीं करती। कल को रशिया यूक्रेन का वॉर हो जाता है, हमारे पेट्रोल में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, दिन प्रतिदिन उसका दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक टर्म आता है कोर इन्फ्लेशन। मैं आपको हिंदी में इसका टर्म बताती हूँ। ये बुक में अगर आप देखेंगे तो ये कोर ही लिखा होगा, आपको बता रही हूँ, पर इसको कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इसको मूल इन्फ्लेशन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता है क्या करता है? ये फूड एंड फ्यूल्स को एक्सक्लूड करता है। यानी जो भी खाद्य पदार्थ और फ्यूल्स को क्या बोलेंगे? ऊर्जा, मैं देख लेती हूँ हिंदी में। उसको ये एक्सक्लूड करता है। क्यों करता है? बता आ रही हूँ। ठीक है, उसको ये एक्सक्लूड क्यों? एक्सक्लूड का मतलब समझते हैं? उसको शामिल नहीं करता है। उसको क्यों करता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा लचीला होता है और वोलेटाइल होता है नेचर में। लचीला समझे, वोलेटाइल समझे। क्यों होता है? क्योंकि आपका फूड किसी भी टाइम एग्रीकल्चर मौसम है उस पर डिपेंड कर सकता है। इन केस अगर कहीं सुनामी आ जाती है, वहां के फूड प्राइसेस तुरंत वोलेटाइल हो जाएंगे। समझ में आया? तुरंत हो जाएंगे। सेम चीज हमारा फ्यूल्स के साथ भी है। अगर रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, वेनेजुएला में स्लो डाउन हो रहा है, या कहीं भी वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो सबसे बड़ा इसका असर किस चीज पे पड़ता है? हमारे पेट्रोल पे पड़ता है, फ्यूल्स पे पड़ता है, क्योंकि ये मेजरली आपके एक्सपोर्ट पे, सॉरी इंपोर्ट पे, आपके आयात पे निर्भर करता है। ठीक है, तो कहीं भी इकोनॉमी में कोई भी हलचल मचती है, ये आपका असर करता है। तो इसको क्यों हम लोग हटा देते हैं? ताकि हम लोगों को पता चले कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन है कितना। ठीक है, क्योंकि ये तो वोलेटाइल है, लचीला है, कभी भी बढ़ेगा, कभी भी घटेगा। ये बारिश पे डिपेंड करता है। नॉर्थ बिहार में बाढ़ आ जाता है, प्राइसेस में थोड़े से प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो इसके लचीले होने की वजह से हम लोग कोर इन्फ्लेशन में क्या करते हैं? कोर इन्फ्लेशन, जिसको मूल मुद्रास्फीति कहते हैं, इसको शामिल नहीं करते हैं। फूड एंड फ्यूल्स को समझ में आया क्यों नहीं करते हैं? क्या? सॉरी, थोड़ा आवाज। डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे हैं, वो रीजंस होता है इन्फ्लेशन का। उस पे ये मैं आपको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बता रही हूँ कि अगर सडनली आपसे सवाल अगर इंटरव्यू में पूछ दिया जाए, या कोर इन्फ्लेशन, इससे सवाल आते हैं कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, या अगर हम लोगों को सटीक इन्फ्लेशन देखना है तो किसको लेंगे? कोर इन्फ्लेशन को लेंगे। क्यों? क्योंकि ये फूड एंड फ्यूल्स को शामिल नहीं करता है। ठीक है, और इसके बाद ये हमारा आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसमें फूड एंड फ्यूल्स शामिल होते हैं। ठीक है, ये भी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में ही है। कितने सारे टाइप्स अभी मैंने आप लोगों को बताया, एक बार रिवाइज करिए। चलिए, एक वॉकिंग भी बताया था। ठीक है, क्रीपिंग और गैलोपिंग के बीच में वॉकिंग था, जो कि 4% से 10% के बीच था। समझ में आया? वो नोट डाउन किया था आप लोगों ने? नोट डाउन तो किया होगा ना वो आप लोगों ने। चलिए, कोर इन्फ्लेशन का डेफिनेशन हिंदी में लिखिए पहले। लिखिए, कोर मुद्रास्फीति
जिसे मूल मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। जिसे मूल मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। ऊर्जा और खाद्य पदार्थों को छोड़कर कोर मुद्रास्फीति, जिसे मूल मुद्रास्फीति भी कहा जाता है, ऊर्जा और खाद्य पदार्थों को छोड़कर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन का एक माप है। ठीक है। इन्फ्लेशन में टर्म्स बहुत सारे हैं और मैं आपको इसीलिए नहीं पढ़ा रही हूँ, इससे पीवाईक्यूज आए हुए हैं। मैं चाहती हूँ अब बीपीएससी दे, यूपीएससी दे, कोई भी क्वेश्चन इन्फ्लेशन से आ जाए, कहीं से भी आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर वो बहुत घुमा के भी पूछे तो ये क्लास में मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ वो आपको उस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में याद आना चाहिए था कि हाँ मैम ने ये एग्जाम्पल बताया था। क्यों बताया था कि कोर इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल्स को हटाते हैं, वो उस वक्त आपके दिमाग में होना चाहिए। आप नंब नहीं होने चाहिए। इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल आते हैं मैं आपसे पूछूंगी क्लास के अंतिम में जब ये इन्फ्लेशन खत्म हो, तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए। अब लिखिए कोर इन्फ्लेशन का डेफिनेशन इन इंग्लिश लिखिए। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स, लिख रहे हैं आप लोग, कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स ट्रांजिटरी और टेम्पररी प्राइस वोलेटिलिटी। स्पेलिंग होगा इसका VOLA TILI हो गया, वोलेटिलिटी लिख दिया आप लोगों ने। इन द केस ऑफ सम कमोडिटीज such as food and fuels, फूड लिख लिया आप लोगों ने पीछे, फूड एंड फ्यूल्स। अभी तो मैंने पूरा कंप्लीट भी नहीं किया, आप लोगों ने कैसे लिख लिया? आप लोग लिख नहीं रहे हैं पीछे, आपकी नहीं, आपसे पीछे की बातें हो रही है। लिख लिया? चलिए, सेम चीज मैंने आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में बताया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। ये पूरे को मेजर करता है, ये फूड एंड फ्यूल्स को भी कवर करता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि कौन सा इन्फ्लेशन का मेजर है जो फूड एंड फ्यूल्स को नहीं करता है, तो आपको बताना, पता होना चाहिए। चलिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन का डेफिनेशन लिखिए। अच्छा, पहले आप लोग लिखिएगा। हेडलाइन मुद्रास्फीति को ना हेडलाइन मुद्रास्फीति ही बोलते हैं। हाँ, हेडलाइन मुद्रास्फीति ही बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर लिखिए, लिखिए। आप भी हिंदी मीडियम, कौन कौन हिंदी मीडियम, एक बार हाथ ऊपर करिए। 1 2 3 4 5 नहीं, क्योंकि मैं मैम को बोलूंगी ना, उसी हिसाब से वो नोट्स प्रिपेयर करे, पीपीटी प्रिपेयर करे, ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों कवर हो जाए। बाइलिंगुअल, हाँ। अच्छा, ठीक है। लिखिए, अर्थव्यवस्था में जैसे हेडलाइन को ना आप कूल भी बोल सकते हैं, जैसे इसको आपने मूल बोला, उसको आप कूल बोलते हैं। ठीक है, कूल कूल मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, आप लोग नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, दिख रहा है, नजर आ रहा है? लिखिए। चलिए आप लोग इंग्लिश में लिखिए, ये लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, नोट डाउन करें, इंग्लिश में लिखिए। इट रेफर्स टू इन्फ्लेशन, it refers to inflation which is not adjusted for seasonality मतलब जो सीजन के हिसाब से होते हैं, स्पेलिंग बोल दूं, ठीक है, seasonality और volatile elements of food and fuel prices which are otherwise removed in the core CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो अभी पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। आपका हुआ सब क्लियर? कोई भी कंफ्यूजन आपका हुआ? CPI नहीं देना है यहाँ पे आपको, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे जो कि आपको इन्फ्लेशन में भी, डिसइन्फ्लेशन, डी इन्फ्लेशन, री इन्फ्लेशन, बहुत सारी चीजें, और ये बेवजह नहीं है। आपको लग रहा हो कि मैं अगर आपको बेवजह बता रही हूँ तो आप PYQs उठाएं। किसी भी अगर आपको सब्जेक्ट को डेप्थ में जानना है, भले ही आप उसके बारे में कुछ नहीं पढ़े हो, उसका PYQ उठाइए, उसको देखिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। मैं भी पहली बार हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंसेस की क्लासेस कर रही हूँ, मुझे नहीं पता हिस्ट्री में क्या होता है, शमशाद सर पूछते मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश कर रही हूँ, आप भी कोशिश करिए, जो भी इकोनॉमिक्स आज पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, क्योंकि कल मैं सवाल पूछूंगी, ठीक है, या आगे मैं जो पढ़ाने वाली उससे, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स में आपसे सवाल नहीं उठ रहे इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया है, और सवाल वैल्यू वाले होने चाहिए, ऐसे ही बेवजह नहीं, ठीक है। चाहे वो हिंदी की बात हो चाहे वो इंग्लिश की बात हो, वो दोनों चीजें में आपके कॉमन होता है। आपको सब समझ में आया? बताइए, नहीं उसके पीछे, हाँ बताइए, गैलोपिंग इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? उसको गैलोपिंग बोलते हैं, हाँ, या 100 भी होता है किसी किसी किताबों में, ठीक है। उसको क्या इंक्रीज होता है? हाँ वही मैं बोल रही हूँ, गैलोपिंग का ऐसा होता है ना, जैसे कि आपका अगर हाइपर इन्फ्लेशन उसमें 100% है, पर गैलोपिंग के परसेंटेज में कहीं कहीं डिफरेंट दिया जाता है, जैसे आपकी जो किताब में 50% दिया, तो मैं आपको भी वही बताऊंगी, ठीक है। आपका जो ये नोटबुक है उसमें, हाँ
जंपिंग, हॉपिंग, ठीक है, जंपिंग, हॉपिंग ये सब आ जाता है। गैलोप, मैंने गैलोपिंग का मतलब क्या बोला, उछलना, तो जंप का मतलब भी वही होगा, हॉपिंग का मतलब भी वही होगा, वो आ जाएगा। हाइपर इन्फ्लेशन का, हाइपर इन्फ्लेशन सबको समझ में आया? ठीक है, आप बताइए हाइपर इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? हाँ, मोर देन 100, कोई कंट्री जिसका एग्जाम्पल दिया हो मैंने? हाँ, वेरी गुड। आप बताइए कोर इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? हाँ, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, क्या रिलेटेड है कोर इन्फ्लेशन से? नहीं नहीं, मैंने कोर इन्फ्लेशन के बारे में पूछा। कोर, हाँ कोर, हाँ का इंटरटेन, तो मतलब आपको सब चीजें समझ में आ गई है? कुछ भी ऐसा चीज है जो नहीं समझ में आओ तो पूछ लीजिएगा यहीं पे। आगे बढ़ू? अभी मैंने 2 मिनट पहले एक चीज बोला था कि सवाल ऐसा हो जिसका कोई मतलब हो, ठीक है? ये हम लोग इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ रहे हैं, आपको अगर पता हो तो, साइंस का क्लास है, कहाँ से आपको इकोनॉमिक्स दिख रहा है? कब से इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हम चिल्ला रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि मैडम ये कौन सा क्लास था? सारी मेहनत मतलब बेकार। चलिए आगे और कंटिन्यू करें या यहीं पे रहने दें, बताइए? यहीं पे रहने दीजिए, हो गया। चलिए ठीक है, कल फिर इससे सवाल होंगे और आप लोगों को पढ़ के आना है, क्योंकि कल क्लासेस शुरू होगा मेरा सवालों से, ठीक है, जिसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट प्रूफ इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इन सारी चीजों के बारे में बात, चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, पूछा जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, अभी भी पूछ रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, चलिए। और न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। ओके, अच्छा कॉपीज, हाँ वो लाइए जो पूछ रहे थे कौन सा क्लास चल रहा है, लाइए कॉपी लाइए अपना, मेरा मेहनत वेस्ट मत कीजिए। लाइए आप दिखाइए, हाँ ठीक है सर, नहीं उनका कॉपी आगे बढ़ाइए। नहीं नहीं उनसे दीजिए ना, वो इनको दे देंगे, दे देंगे। अच्छा, इन्फ्लेशन में आपने एशन को ब्रैकेट में क्यों डाला है? इन्फ्लेशन में आपने एशन को ब्रैकेट में क्यों डाला है? अरे आपने कुछ भी नहीं लिखा, आप फीस देते हैं यहाँ पे, आप एज ए काइंडनेस पढ़ने आ रहे हैं ना यहाँ पे, है ना? चलिए आप लोगों ने लिखा, आप कॉपी दिखाइए अपनी। हाँ नहीं, किसी भी अननेसेसरी सवाल को मैं एंटरटेन नहीं करूंगी, ठीक है? सवाल जरूरी होगा तो बिल्कुल बताऊंगी। और इन्फ्लेशन हेडलाइन इन केस ऑफ फूड एंड फ्यूल्स, गैलोपिंग, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। आप अपना कॉपी दिखाइए। हाँ, हाँ मुद्रास्फीति कहते हैं। आपने बनाया, उनका कॉपी लाइए। अच्छा, ये किस चीज़ का डेफिनेशन आप नहीं लिख पाए थे, हमको बताइए। हाँ, इन्होंने नोट्स बढ़िया बनाया कि अगर ये खोलेंगे भी कभी एग्जाम के एक दिन पहले भी
तो ये क्लियर हो जाएंगी। नोट्स ऐसा ही बनाइए कि एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आप खोले तो आपको पता हो। आप दिखाइएगा अपना। इन्होंने तो सारे आंसर्स बहुत अच्छे दिए, तो मुझे पता है कि इनके बने होंगे। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो हो गया होगा, बेसिक सी मैथमेटिक्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन भी हम आएंगे। ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल और थोड़ा टफ होगा। टफ ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा टफ होगा, बस आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग है, सबसे बड़ी चीज इंटरेस्टिंग है। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपको ये सबसे इकोनॉमिक सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगेगी। और अगर आप सिर्फ बुक्स पढ़ेंगे तो फिर छोड़ ही दीजिए। ठीक है, आपने भी लिख लिया हिंदी में सब? आपने भी लिख लिया सब? सारी चीजें लिखी है? क्रीपिंग, क्रीपिंग का स्पेलिंग डबल ही है, ठीक है। आपको तो आपने लिख लिया सब कुछ? हाँ ये भी सही है, ठीक है। हाँ बताइए। तो पहले तो ठीक है, ये आप बताएं कि इसमें को ये रहा कुल मुद्रास्फीति क्या था, अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा का एक माप है हाँ जिसके पास और ऊर्जा जैसी वस्तुओं को कीमतों में वृद्धि में शामिल होती है, उसे कहते हैं कुल मुद्रा। कुल मुद्रास्फीति। इसको हेडलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश भी लिखिए, बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छी बात है आप हिंदी लिख रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर आप इंग्लिश भी लिखिए, ठीक है। हाँ ट्राई करिए। मैं आपको अपना एक इंसिडेंस बताती हूँ, जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है। मेरी आईआईटी भुवनेश्वर में इंटरव्यू थी, ठीक है। मैंने इकोनॉमिक्स दिया, मेरा यूजीसी नेट 97 परसेंटाइल से क्वालिफाई हुआ। मैंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से की है, बिल्कुल विशुद्ध। ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश कुछ पढ़े, और उसमें इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ना पड़ता है बिहार बोर्ड में, अगर आप लोगों को पता हो तो। इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, 12th मैंने इंग्लिश मीडियम से किया, ग्रेजुएशन मास्टर्स मैंने जेवियर्स रांची से किया। उसके बाद मैंने यूजीसी नेट 97 परसेंटाइल से क्वालिफाई किया। कुल 10 लाख बच्चे बैठे, 35,000 मेरे में बच्चे बैठे थे, जिसमें मेरा 500 रैंक था। आईआईटी भुवनेश्वर में मेरी इंटरव्यू थी, रिटर्न हुआ, रिटर्न में मुझे 2nd रैंक मिला। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू बिल्कुल सही जा रहा था, बस मैंने वहाँ पे 2 वर्ड हिंदी के यूज़ कर दिए। मैंने बोला सर मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को हम ऐसे नहीं। उन्होंने मुझे उसी वक्त टोका, उन्होंने बोला मैम प्लीज़ नॉट इवन अ सिंगल वर्ड इन हिंदी। मैं डर गई, मैं नर्वस हो गई, क्योंकि जब आपको कोई टोक दे कि आप ही अपनी भाषा आप नहीं बोल सकते, तो आप समझ सकते हैं आप में रखी हुई जो ज्ञान है वो भी आप नहीं दे पाएंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे क्रॉस क्वेश्चन किया, क्यों मैम आपको लगता है कि हमें हिंदी नहीं आती? मैंने बोला नहीं सर, मैं हिंदी में थोड़ा कंफर्टेबल हो गई थी। उसी वक्त मैं फंबल कर गई, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वहीं पे धरा का धरा रह गया। इवन आफ्टर गेटिंग सो मच परसेंटाइल, आई एम गेटिंग अ गुड रैंक, रैंक 2 मेरा वहाँ पे आया था। वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी और सारी यूनिवर्सिटीज़ के अच्छे अच्छे बच्चे थे, पर मेरा 2 शब्द हिंदी का मेरे पूरे कॉन्फिडेंस को वहीं पे ख़त्म कर दिया। अच्छी बात है, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश भी सीखिए। किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे, किसी भी पेपर में जाएंगे, इंग्लिश ज़रूरी होता है। यूपीएससी में आप रैंकर्स कितनी हिंदी के होते हैं, ये दुखद है हमारे लिए। मैं ये अच्छी बात नहीं कह रही हूँ, पर ज़रूरत होती है इंग्लिश की। तो हिंदी पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, पर इंग्लिश भी सीखिए, ठीक है। टर्म सीखिए, पर ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया आज के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ मैं कंफर्टेबल थी।